दिक्कत रही हो। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अवस्था परिवर्तन है क्या। हम सब जानते हैं पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो नॉर्मली 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं इसके अलावा भी पदार्थ की कुछ अवस्थाएं हैं। अवस्था का अभिप्राय किसी पदार्थ के आयतन के दिखने की प्रकृति से ही नहीं होता है। ये पदार्थ के आयतन और आकार में परिवर्तन के आधार पर किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि एक गैस की भी कुछ अवस्थाएं हो सकती है, तो आप कहोगे भाई गैस की एक अवस्था होती है वाष्प गैस, लेकिन मैं कहूं कि नहीं, गैस की ये जो अवस्थाएं हैं वाष्प गैस, ये आयतन और आणविक आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर है। लेकिन ऊष्मागतिक चर के आधार पर अगर हम कहें तो अवस्था का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी निकाय के ऊष्मागतिक चरों का कोई ना कोई एक निश्चित मान है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में एक निकाय है और इस निकाय का जो आयतन है वो 3 मीटर क्यूब है। इस निकाय का जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर है। इसका जो ताप है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब अगर मैं इस निकाय कि ये जो 3 राशियां हैं, और भी ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, ऐसा नहीं केवल ये 3 ही राशि हैं, ये तो 3 राशि तो मैंने नाम लिया है केवल, ये 3 राशियां हैं। इन 3 राशियों में से अगर मैं किसी एक राशि में या 2 राशि में 3 राशि में चेंज कर देता हूं, ये मान लो गैस है, ठीक है, ये जो गैस है ये गुब्बारे में भरी हुई थी। अब इस गैस को मैं गुब्बारे से हटा करके और एक बड़े गुब्बारे में भर देता हूं, आयतन चेंज हो गया। मान लीजिए इसका दाब भी चेंज हो जाता है, आयतन और दाब का मान चेंज हो गया, सपोज ऐसा हो गया है। आयतन का मान अब मान लीजिए 4 मीटर क्यूब हो गया है और दाब का मान मान लीजिए 0.9 एटमॉस्फेरिक हो गया है सपोज, और जो ताप है वो अभी भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो ये जो 3 राशियां दी गई हैं जो इस पदार्थ की ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करती हैं, जो उसका दाब है, ताप है, आयतन है, आंतरिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये गैस का के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, इन सब में से अगर किसी एक राशि में भी परिवर्तन हो रहा है तो भी हम उसे अवस्था परिवर्तन कहेंगे। आपके पास में पानी था, मान लीजिए एक बर्तन में, उसको आपने गर्म कर दिया, गर्म करने पर भी वो मान लीजिए पानी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी था, उसको आपने गर्म कर दिया और उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब तो पानी अभी भी पानी है, आप कहोगे अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऊष्मागतिक रूप से हम कहेंगे कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है, इसका ताप चेंज हो गया। तो ऊष्मागतिक अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, जो ऊष्मागतिक चर हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ को सूक्ष्म चर कहा जाएगा और कुछ को स्थूल चर कहा जाएगा, उन चरों में से किसी एक चर में या किसी 2 चर में या किसी 3 में या किसी 4 में या सभी चरों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं ऊष्मागतिक अवस्था परिवर्तन। एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, मान लीजिए कि गुब्बारे के अंदर आपने हवा भर दी और हवा भरने के बाद में इस गुब्बारे को ऊपर से आपने बांध दिया। अब गुब्बारे को आप बाहर से दबाते हैं, तो बाहर से दबाने पर आप देखोगे कि इस गुब्बारे के जो अणु हैं वो संपीड़ित होने लगेंगे, गुब्बारे की जो गैस है वो संपीड़ित होने लगेगी और इसके आयतन में कमी के साथ साथ इसका दाब बढ़ जाएगा। लेकिन ये गैस अभी भी गैस ही है, गैस बदली नहीं। गुब्बारे को अगर आप दबा दो तो दबाने से उसके अंदर की जो गैस है उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, वो गैस द्रव नहीं बन जाती, वो गैस ठोस नहीं बन जाती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यहां अवस्था में परिवर्तन का मतलब ठोस का द्रव से, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में या द्रव का ठोस में परिवर्तन नहीं है। यहां पर अवस्था परिवर्तन का मतलब उसके जो चर हैं जो उसे पूरी तरह से व्यक्त कर रहे हैं, दाब, आयतन, ताप या अन्य जो चर हैं उनमें होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम कहेंगे ऊष्मागतिक अवस्था परिवर्तन। ठीक है,
अब जब भी किसी पदार्थ की उष्मागतिक अवस्था में कोई परिवर्तन किया जाता है किसी भी तरीके से, तो उसमें कोई ना कोई कार्य किया जाता है। वो जो कार्य है उस कार्य का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे वो हमें समझना। मान लीजिए कि ये एक पिस्टन है, जैसा कि ये एक पदार्थ है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इसमें आप एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन के अणु बार बार गैस के अणु बार बार पिस्टन से टकराते हैं और टकराने के कारण इस पिस्टन पर एक बल आरोपित करते हैं। पिस्टन गैस पर एक बल आरोपित कर रहा है और गैस जो है वो पिस्टन पर एक बल आरोपित कर रही है। ठीक है, ये साम्य अवस्था की अवस्था है। इस अवस्था में ना तो पिस्टन गतिशील है और ना ही गैस गतिशील। ठीक है, मैंने गैस को यहां से अभी थोड़ा सा हटा दिया है, समझने के लिए हम इसको थोड़ा वापस बनाएंगे। अब मान लीजिए कि आप इस पिस्टन को अंदर की ओर धक्का देते हैं सपोज, तो क्या होगा कि गैस के अणुओं पर इस पिस्टन द्वारा एक बल लगाया जाएगा। गैस के अणुओं पर पिस्टन द्वारा एक बल लगाया जाएगा और पिस्टन के अणुओं पर भी गैस द्वारा एक बल लगाया जाएगा। दोनों पर बल लग रहा है। अगर हम पिस्टन के अणुओं द्वारा या पिस्टन द्वारा गैस पर लगाए गए बल के कारण गैस के संपीड़न में किया गया कार्य निकालना चाहें तो कार्य W में हमें जो बल काम में लेना पड़ेगा वो पिस्टन द्वारा लगाया गया बल होगा। तो कार्य W का मान निकालते समय जिसके द्वारा लगाया गया बल हम ज्ञात कर रहे हैं, समझ लो कि हम कार्य भी उसके द्वारा ही किया गया ज्ञात कर रहे हैं, यानी पिस्टन द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि पिस्टन पर गैस के अणुओं द्वारा कितना बल लगाया गया है, ये हम ले रहे हैं यहां पर, तो समझ लो कि हम यहां पर गैस द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं। यदि आपने बल पिस्टन द्वारा लगाया गया लिया है तो इसका मतलब पिस्टन द्वारा किया गया कार्य आप निकाल रहे हो, और अगर ये बल गैस द्वारा लगाया गया बल आपने लिया है तो समझ लो आप गैस द्वारा किया गया कार्य आप यहां पर निकाल रहे हो। पर हमें निकालना कौन सा कार्य है, हमें कार्य कौन सा निकालना है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको जो गणना करनी है वो किसके लिए करनी है, पिस्टन के लिए करनी है कि गैस के लिए करनी है। पर इसमें भी एक खास बात यह है कि हम जब किसी गैस को संपीड़ित करते हैं तो सामान्य स्थितियों में ये मानते हैं कि पिस्टन ने गैस पर बल लगाया है, पिस्टन ने गैस के अणुओं को पास पास में लाने के लिए इसे संपीड़ित किया है, पिस्टन को हमने नीचे धक्का दिया है, इसका मतलब पिस्टन ने गैस पर बल लगाया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भी गैस पिस्टन पर बल नहीं लगा रही है, गैस भी पिस्टन पर बल लगा रही है, इसी समय गैस भी पिस्टन पर बल लगा रही है। लेकिन जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, पिस्टन के द्वारा गैस का संपीड़न दिखाई दे रहा है। जो मूल रूप से सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि पिस्टन ने गैस को संपीड़ित कर दिया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस क्रियाविधि में गैस पर बल लगाया गया है, गैस पर कार्य किया गया है। जिस पर बल लगेगा समझ लो कार्य भी उस पर हुआ है, और जिसके द्वारा बल लगाया गया है समझ लो कार्य भी उसी ने किया है। यानी इस अवस्था में हम क्या कहेंगे, पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया गया है। हालांकि इसी अवस्था में गैस द्वारा पिस्टन पर भी कार्य किया गया है, लेकिन उसका प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है। मैं कहूं कि गैस भी पिस्टन पर बल लगा रही है तो आपको कैसा पिस्टन ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पिस्टन ऊपर क्यों नहीं जा रहा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा जो है वो आपको धक्का दे रहा है, ठीक है, और आप उस बच्चे को धक्का दे रहे हो, ठीक है, और दोनों बराबर बल से धक्का दे रहे हो। ऐसा नहीं कि बच्चे के द्वारा लगाया गया जो धक्का है वो कमजोर है और आपके द्वारा लगाया गया धक्का जो है वो पावरफुल है। आप भी उतने ही बल से बच्चे दे रहे हो जितने बल से बच्चा आपको धक्का दे रहा है। लेकिन जिन बिंदुओं पर बल लगाया जा रहा है वो बिंदु जो हैं, देखो बल को समझने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक बल का मान कितना है, एक बल की दिशा क्या है, और एक बल किस बिंदु पर कार्य कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो बच्चे ने जितना बल आपके ऊपर लगाया ठीक उतना ही बल आपने भी बच्चे के ऊपर लगाया। ठीक है, आप मान लीजिए 70 किलो के व्यक्ति हो और आपको एक से दूसरे स्थान पर खिसकाने के लिए
आपको अपनी जगह से विस्थापित करने के लिए कम से कम 8 न्यूटन बल की जरूरत पड़ती है। बच्चा जो है उसका द्रव्यमान मान लीजिए 20 किलोग्राम है, और उसके द्वारा या उसको खिसकाने के लिए आपको केवल 3 न्यूटन बल लगाना होता है। ठीक है, अब आपने बच्चे पर 4 न्यूटन बल लगाया और बच्चे ने भी आप पर 4 न्यूटन बल लगाया, तो क्या होगा बच्चों? आप देखोगे कि बच्चा तो जो है वो खिसक जाएगा, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं खिसकोगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे ने आप पर बल नहीं लगाया, आप खिसके नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि बच्चे ने आप पर बल नहीं लगाया। बच्चे ने बल तो लगाया, लेकिन वो आपको विस्थापित करने के लिए जो आवश्यक बल है उससे कम है, इस वजह से हमें उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब पिस्टन को नीचे की ओर धक्का दिया जा रहा है, और नीचे की ओर धक्का देने पर क्या होगा? गैस के जो अणु है वो एक दूसरे के निकट आएंगे। जब निकट आएंगे तो जो अणु पहले दूर दूर थे यानी ज्यादा स्थान घेर रहे थे, अब निकट आने पर वो कम स्थान घेरेंगे, यानी आयतन कम होगा और संपीड़न होगा। उसमें हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि ये पिस्टन गैस के अणुओं को धक्का दे रहे हैं और इसकी वजह से गैस के अणु पास में आ रहे हैं, लेकिन गैस के अणु पिस्टन को धक्का दे रहे हैं तो पिस्टन हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि ऊपर भेजने के लिए, इसे ऊपर विस्थापित करने के लिए गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया जो बल है वो इस पिस्टन के विस्थापन के लिए पर्याप्त बल नहीं है, पर्याप्त बल नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या हम लेंगे? दूसरा उदाहरण हम ये देखेंगे कि ये एक गैस का एक पदार्थ है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से आप इस पर कोई बल नहीं लगा रहे हो, कोई भी बल नहीं लगा रहे हो। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने गैस को गर्म करना शुरू किया, गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाने लगे और पिस्टन पर बल लगाने लगे, इसकी वजह से पिस्टन पीछे चला गया। ऐसा होता है, घर में किसी ने देखा क्या ऐसा कि गैस के अणुओं के द्वारा लगाए गए बल के कारण किसी वस्तु की गति? तो आपने गैस पे रखे हुए प्रेशर कुकर की सीटी को देखा होगा। जब हवा बल लगाती है तो सीटी क्या होती है? ऊपर उठ जाती है, सीटी ऊपर उठ जाती है ना। लेकिन इसी समय ये पिस्टन भी गैस पर बल लगा रहा है, पर इसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा। आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा कि पिस्टन बल लगा रहा है तो फिर ये गैस के अणु पास में क्यों नहीं आ रहे? ये तो पिस्टन बल लगा रहा है तो भी पीछे जा रहा है। तो वो बिल्कुल वैसे है जैसे वो बच्चा आपके ऊपर बल लगा रहा था, लेकिन फिर भी बच्चा पीछे जा रहा था। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बच्चे का बल 0 हो गया। तो बच्चे का बल 0 तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही पिस्टन ने भी आपके ऊपर बल लगाया है, पिस्टन ने भी गैस के ऊपर बल लगाया है और गैस ने भी पिस्टन के ऊपर बल लगाया, लेकिन प्रभाव हमें किसका देखने को मिल रहा है? गैस का। इसलिए हम क्या कहेंगे, इस स्थिति में गैस पिस्टन को पीछे धकेल रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई इस स्थिति में हमारे हिसाब से गैस बल लगा रही है और पिस्टन पर लगा रही है। तो हम क्या कह देते हैं कि जब गैस का प्रसार होता है, इसका मतलब गैस द्वारा या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। किस पर? पिस्टन पर। जब गैस संपीड़ित हो रही थी तो हम कह रहे थे कि पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया गया है, और जब पिस्टन पीछे धकेला जा रहा है यानी गैस का प्रसार हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? गैस द्वारा पिस्टन पर बल लगाया जा रहा है, गैस द्वारा पिस्टन पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो दो स्थितियां हमने देख ली। एक स्थिति जिसमें संपीड़न हो रहा है, तो संपीड़न में हम क्या कहते हैं कि पिस्टन द्वारा यानी परिवेश द्वारा निकाय पर बल लगाया जा रहा है, और जब प्रसार होता है तो हम क्या कहते हैं? निकाय द्वारा परिवेश पर बल लगाया जा रहा है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, हम कह ऐसा रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि निकाय द्वारा पिस्टन पर बल लग रहा है, परिवेश पर बल लग रहा है, तो परिवेश बल नहीं लगा रहा है। बल तो लगा रहा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गई कि जब प्रसार होगा तो हम कहेंगे निकाय द्वारा कार्य किया गया है, गैस द्वारा कार्य किया गया है, और जब संपीड़न होगा तो हम कहेंगे गैस पर कार्य किया गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि मान लीजिए ये आपके पास में एक बेलनाकार पदार्थ था, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो गैस ने अभी इतना आयतन घेरा हुआ है। ठीक है, ये वाला भाग इसका वृत्ताकार है। ठीक है, अब देखो ये पिस्टन को ये गैस को मैं गर्म करता हूं और पिस्टन यहां चला जाता है। पिस्टन का विस्थापन कितना हो गया? तो हम पिस्टन का जो विस्थापन है यहां पर इस हरे रंग की रेखा के द्वारा मान सकते हैं कि इतना विस्थापन हुआ। अब इसको नापने के दूसरे दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो ये है
कि हम सीधे ही इस बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी नाप लें, और दूसरा तरीका यह है कि हम बिंदु ओ से ए की दूरी नापें, ओ से बी की दूरी नापें, और दोनों दूरियों को आपस में घटा लें। ये भी तो एक संभव तरीका है। तो अगर मैं दाब का मान निकाल रहा होता तो मैं दाब कहता, दाब P बराबर होता है F बटा क्षेत्रफल A। अब ये दाब किसके द्वारा लगाया गया है? तो हम कहेंगे जिसने बल लगाया उसी ने दाब लगाया। उसी ने दाब लगाया, किस पर लगाया? जिस पर बल लगाया उसी पर दाब लगाया। यानी गैस ने बल लगाया है तो गैस ने दाब आरोपित किया है। किस पर लगाया? पिस्टन पर लगाया, तो हम कहेंगे पिस्टन पर आरोपित दाब है। ये पिस्टन पर आरोपित दाब बराबर पिस्टन पर लगने वाला बल बटा पिस्टन का क्षेत्रफल। या हम कहें गैस द्वारा आरोपित दाब बराबर गैस द्वारा लगाया गया बल बटा गैस ने जितने क्षेत्रफल पर बल लगाया। एक ही बात है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से इस विधि से जो है यहां पर मैं दाब का मान निकालना चाहता तो मैं कहता भाई दाब बराबर हो गया, आपके पास में दाब P बराबर हो गया है F अपॉन A। तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू A। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब मैं कहूं कि भाई ये गैस को जब हमने गर्म किया तो इसने पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन पीछे चला गया और इसका विस्थापन हो गया dx। कितना विस्थापन हो गया? dx। तो इस विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा? dw बराबर बल F इंटू dx। ठीक है, अब F का मान कितना है? तो F का मान है P इंटू A। ये यहां पर रख दीजिए, ये यहां पर हम रख देते हैं इसको मिटा करके। ये मैंने यहां से इसको मिटा दिया और मैंने यहां पर रख दिया F की जगह E इंटू P इंटू A। तो हमारे पास में आ गया dw बराबर P इंटू A इंटू dx। ठीक है, अब ये जो dx है, अगर मैं इस dx का मान यहां पर निकालना चाहूं अलग से, a dx का मान अलग से निकाल रहा हूं मैं, a dx का मान, तो पहली बात तो a की जगह a है और dx का मान कितना है? dx का मतलब है ये विस्थापन। ठीक है, अब इस विस्थापन का मान आपको निकालना है तो क्या आप इस दूरी OB में से OA को माइनस कर सकते हो? भाई दूरी OB में से OA को माइनस कर दो तो आपके पास में विस्थापन dx का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, OB माइनस OA। ठीक है, अब मान लो O से A की जो दूरी है वो है x1 और O से B की जो दूरी है वो है x2। ठीक है, O से B की दूरी क्या है? x2 है और O से A की दूरी जो है वो x1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1। ठीक है, अब इस A को अंदर गुणा कर देते हैं अपन। अंदर गुणा कर दिया अपन ने, अंदर गुणा कर दिया तो अपने पास में क्या आ गया? A ध्यान से सुनना मेरी बात को, a x2 माइनस a x1। अब अपन a x2 और a x1 का मान निकालेंगे। ठीक है, मैं इस चित्र को मिटा रहा हूं और पहले तो मैं a x1 का मान निकालूंगा फिर मैं a x2 का। ये हमारे पास सिलेंडर था। ठीक है, ये सिलेंडर का ये वाला जो भाग है ये वृत्ताकार होता है, सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है a यानी पाई r स्क्वायर। ठीक है, पिस्टन यहां पर है, x1 क्या है? यहां से यहां की दूरी, ये दूरी। ठीक है, मान लो कि ये बेलन इतना ही होता, ये इतना ही बड़ा होता, एक मिनट के लिए मान लो, तो x1 क्या होता है? एक प्रकार से इस बेलन की ऊंचाई होता। x1 एक प्रकार से इस बेलन की ऊंचाई होता। अगर मैं इसका आयतन निकालने के लिए आपको कहता, यानी इतने भाग का आयतन निकालने के लिए कहता, तो आप क्या कहते? पाई r स्क्वायर h। लेकिन h की जगह यहां पर कौन है बच्चों? h की जगह कौन है? ये दूरी x1। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। तो इसको हटाकर मैं a लिख सकता हूं, यानी a x1 क्या हो गया? इतने भाग का आयतन, इतने भाग का आयतन। यानी एक तरीके से प्रारंभ में गैस ने कितना क्षेत्र घेरा हुआ था? प्रारंभ में पिस्टन यहां था तो गैस कहां थी? पिस्टन और तली के बीच में थी, और पिस्टन और तली के बीच में जितना एरिया होगा उतना एरिया गैस घेरेगी। यानी AX1 क्या हो गया? गैस का प्रारंभिक आयतन आ गया अपने पास में। तो AX1 को मैं हटा करके क्या लिख देता हूं यहां पर? V1। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो पिस्टन था ये चला गया पीछे,
ये पिस्टन यहां से चला गया अब यहां पर। अब जैसे यहां पर चला गया तो जो गैस थी वो क्या होगी, वो ऐसा तो है नहीं इतने भाग में रुकी रहेगी। जब पिस्टन पीछे चला गया है तो उस गैस को फैलने से रोकने वाली चीज तो हट गई, यानी गैस क्या होगी, अब ज्यादा भाग में फैलेगी, ज्यादा भाग में फैलेगी। तो गैस कितने भाग में फैली हुई है, अब पिस्टन से तली के बीच वाले भाग में फैली हुई। ठीक है, यानी गैस का आयतन कितना होगा, जितना पिस्टन से तली के बीच का आयतन है। अब पिस्टन से तली के बीच का आयतन कितना है, तो वही सूत्र पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन इस स्थिति में भी हम क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है ए, और एच का मान कितना है, अब एच का मान कितना हो गया है x2, तो ये हो गया x2। तो x2 क्या हो गया, x2 हो गया गैस का, गैस ने जो नया आयतन घेरा हुआ है, नया स्थान जो घेरा हुआ है वो, तो x2 क्या हो गया, इसका अंतिम आयतन हो गया। ठीक है, तो ये अंतिम आयतन हो गया v2। तो हमारे पास में एक प्रकार से क्या आ गया, a dx बराबर क्या हो गया v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 को आप क्या कहते हो, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन बराबर आयतन में परिवर्तन। ठीक है, तो हम a dx को क्या कह सकते हैं, dv कह सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हम यहां पर करने वाले हैं। ये मैंने क्या किया, यहां से जो हमारे पास में dw आया था, dw जो हमारे पास आया था, इसमें जो a dx है इसको हटा के हमने लिख दिया dv। ठीक है, अब मान लो आपने गैस को और गर्म किया, तो ये हमारे पास में जो आया है वो एक्चुअल में क्या आया है, पिस्टन यहां था और अब यहां पहुंच गए, यानी ए से बी तक पहुंचाने में, पिस्टन को ए से बी तक पहुंचाने में, यानी आयतन में डीवी परिवर्तन के लिए किया गया कार्य। लेकिन अभी आपने गैस को बंद काम जो है गर्म करना बंद नहीं किया, आप अभी भी गैस को गर्म कर रहे हो। अब ये पिस्टन सी पर चला जाता है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ये कार्य आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो सीधे ए से सी तक जाने में किया गया कार्य निकाल लो, और दूसरा आप ये कर सकते हो कि भाई ए से बी तक जाने में कितना कार्य किया, बी से सी तक जाने में कितना कार्य किया, उन दोनों को जोड़ दो। यानी ये जो छोटे छोटे डीडब्ल्यू आप निकाल रहे हो इन सबको जोड़ दो। तो आप कहोगे सर ये दो चक्कर में मैं क्यों कार्य निकालूं, मैं तो एक ही चक्कर में निकाल लेता हूं। एक ही चक्कर में निकालने में दिक्कत क्या है, एक ही चक्कर में निकालने में दिक्कत क्या है बच्चों, 1 मिनट के लिए चालू रखिएगा। तो इलेक्शन लाग जा जो महीना वाला बुला दे बच्चों के ना, 1 महीना बच जाओ पीछे पाछे पीछे लाओ दो 3 महीना। ये क्या है, बुधवार को, आज मेरा नाम है क्या, तो आज है 52। ओ साइन अटैक कर दिया मैं तो, अटे तो नाम लिखना विषय वस्तु, क्या नाम है, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है ले जाओ। तो और अंदर देखो, तो बच्चों क्या हुआ, दिक्कत क्या है हमारे पास में, अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूं तो क्या होगा हमारे पास में, अगर जैसे मैं डायरेक्ट निकाल लूं तो क्या आएगा P इंटू डीवी, डीवी बराबर V2 माइनस V1। लेकिन दिक्कत यह है कि जब ये सिलेंडर का पिस्टन, ये मैं थोड़ा सिलेंडर को मैंने आड़ा बना दिया यहां पर ना, पिस्टन यहां था तब दाब का मान कुछ और था, जैसे पिस्टन पीछे चला गया तो दाब का मान कुछ और हो गया, यानी दाब का मान भी हमको फिर यहां पर बदल करके लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हम थोड़े से आयतन में परिवर्तन के लिए निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जब आयतन में परिवर्तन होता है तो दाब को कांस्टेंट माना जा सकता है। जैसे दाब का मान लिया हमने 1 एटमॉस्फेयर, इसके लिए हमने कार्य निकाल लिया, फिर थोड़ा सा और आगे लेके गए उसके लिए अलग निकाल लिया, फिर थोड़ा सा और आगे लेके गए उसके लिए अलग निकाल लिया। इस प्रकार से पीडीवी यानी कार्य का मान हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग निकाल करके उसको जोड़ देंगे। एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते, एक साथ केवल तभी निकाल सकते हैं जब पी का मान कांस्टेंट हो। पी का मान कांस्टेंट नहीं है इसलिए एक साथ नहीं निकाल सकते। तो क्या करें हम कि छोटे छोटे भागों में निकालें और उसको जोड़ दें। तो उसका एक तरीका और क्या है, इसका समाकलन कर दो। तो हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू का समाकलन कर देते हैं इधर, और इधर पी डीवी का समाकलन कर देते हैं। कहां से कहां तक, कि भाई पी डीवी का जो है V1 से V2 तक, और डी डब्ल्यू का 0 से W तक। अब हम सब जानते हैं डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है W। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, W। कहां से कहां तक, 0 से W तक। और जो पीडीवी है उसका समाकलन हम कर रहे हैं V1 से
V2 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने DW का तो समाकलन कर दिया लेकिन PdV का समाकलन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमें यह पता नहीं है कि P का मान कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर निकाल करके अकेले dV का समाकलन करूंगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इस P का कोई ना कोई मान हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो जिसका dV से कोई संबंध हो, यानी आयतन से कोई संबंध हो, और उसके बाद में समाकलन करना पड़ेगा। यानी अभी इसका समाकलन क्या होगा हमें अभी कुछ भी नहीं पता। तो DW का समाकलन हमने किया। W कहां से कहां तक किया? 0 से W। अब एक बार हम उच्च सीमा रख देते हैं और एक बार निम्न सीमा। तो W की जगह एक बार W रखा और एक बार 0 रखा, और दूसरी साइड में आ गया हमारे पास में P dV। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। W माइनस 0 बराबर होता है W, यानी किया गया कार्य आपके पास में आ गया W बराबर P dV V1 से V2। ये फॉर्म है, ये कोई अलग फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? विशेष स्थितियां लेंगे इसमें। पहली विशेष स्थिति, जब दाब का मान कांस्टेंट हो, जब दाब का मान कांस्टेंट हो यानी नियत दाब पर किया गया कार्य, तो हम कहेंगे भाई नियत दाब पर किया गया कार्य है W बराबर P dV। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। V1 से V2 तक। तो चूंकि दाब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को समाकलन से आप क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। तो हमने कांस्टेंट को समाकलन से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो हमारे पास में क्या आ गया? W बराबर P इंटीग्रेशन dV। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। और जो dV है उसका जो इंटीग्रेशन होता है यानी समाकलन होता है वो होता है V। वो क्या होता है? V। dV का V, जैसे dW का W हुआ था, W बराबर हो गया हमारे पास में P, और dV का इंटीग्रेशन हो गया V। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। P को हमने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमने पहले कह दिया नियत दाब पर बराबर P। V की जगह एक बार उच्च सीमा रखो, ये हो गया V2, और एक बार निम्न सीमा रखो, ये हो गया V1। P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। ठीक है, ध्यान से समझना अब इस बात को। अब अगर मैं इसको गुणा करूं अंदर तो ये एक प्रकार से क्या है? PV2 माइनस PV1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, एक ग्राफ में बना रहा हूं। उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा आप। ये ग्राफ है हमारे पास में। इसमें हमने कहा कि एक पदार्थ का जो दाब है वो तो कांस्टेंट है, दाब नहीं बदल रहा, लेकिन उसका आयतन जो है वो आयतन बदल करके पहले V1 था और V1 से बदल करके V2 हो गया। आयतन बदल करके आयतन बदल गया, दाब नहीं बदला। यानी कि उस पिंड के लिए अगर मैं बिंदु लगाना चाहूं तो पहले दाब का मान मान लो 1 एटमॉस्फेयर था, आयतन का मान V1 था, तो यहां पर बिंदु लगा लिया। दूसरी स्थिति में दाब का मान P है, यानी यहीं पर बिंदु लगाना पड़ेगा आपको, और आयतन का मान हो गया आपके पास में V2। ठीक है, दो बिंदु आ गए हमारे पास में। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा। कहां पर? जो बदल रहा है उस अक्ष पर, 1 और 2, और मैं इसको एक बंद कर देता हूं। ये इसका दाब हो गया। ठीक है, अब अगर मैं PV1 की बात करूं, सबसे पहले PV1, तो PV1 क्या है? PV1 P और V1 का गुणा है। ठीक है, अब P कितना होगा? अगर ग्राफ से आपको P का मान निकालना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो P कौन से अक्ष पर है? P Y अक्ष पर है और V यानी आयतन X अक्ष पर है। अगर आपको Y अक्ष का मान निकालना है तो आपको Y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो P का मान हमारे पास में कितना है? इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु से आपको क्या करना है? Y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो ये देखो, हमने ये रेखा खींच दी, ये रेखा हमने खींच दी। इसको मैं नाम दे देता हूं ए और बी। ठीक है, ए बी रेखा हो गई, और ये बिंदु हो गया हमारे पास में O। अब आपको V1 का मान निकालना है तो इस बिंदु से आयतन के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। वो रेखा हमने ये खींच दी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो ABC हो गया, ये D हो गया, इस बिंदु को मैं कहता हूं E। ठीक है, तो अब हमारे लिए PV1 का मतलब क्या है? PV1 का मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी हमारे पास में। PV1 का मतलब है, P का मतलब तो हो गई AB रेखा, ठीक है, और V1 का मतलब हो गया EB रेखा लो चाहे OA रेखा लो, एक ही बात है। या तो EB रेखा ले लो या OA रेखा ले लो।
तो मैं ओ ए ले लेता हूं। ठीक है, एक तरीके से आप इसको देखोगे कि ये जो आयत बन रहा है अपने पास में, उस आयत का हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया, इस भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया आपके पास में। ये PV1 क्या हुआ, भाग 1 का क्षेत्रफल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अरे बच्चों समझ में आया ना, भाग 1 का क्षेत्रफल कैसे, ए बी तो होगी लंबाई और ओ ए हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब अगर मैं PV2 निकालना चाहूं तो ये हो गया P और ये हो गया V2। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, PV2 निकालने के लिए, P निकालने के लिए जो दूसरा बिंदु है जिसको हमने V2 कहा है, ये दूसरा बिंदु, यहां से आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी। कहां पर, P निकालना है तो P के समांतर, तो ये P के समांतर हमने रेखा खींच दी, जो कौन सी हो गई, CD रेखा हो गई। CD रेखा हो गई अपने पास में। अब मुझे V2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, V के समांतर एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ये मैंने खींच दी। कौन सी हो गई ये रेखा, ये हो गई EC, EC या OD, EC या OD। तो PV2 निकालना तो हम क्या कहेंगे भाई, PV2 निकालना है, ये PV2, तो P तो हो गया CD, P तो हो गया CD, और जो V2 है वो कौन हो गया, EC। एक कौन है, बस आ ही रहा हूं, जस्ट आई। तो ये जो V2 है वो कौन हो गया है, EC। V2 कौन हो गया है, EC हो गया। अब EC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसको OD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, EC और OD बराबर है ना। तो ये CD की जगह हो गया CD, ये तो हो गया EC। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। CD की जगह आप लिख सकते हो, CD की जगह AB लिख सकते हो। तो ये CD की जगह हमने लिख दिया AB, क्योंकि CD और AB बराबर है दोनों। ठीक है, और EC की जगह आपने क्या लिख दिया, EC की जगह आपने लिख दिया OD, EC की जगह आपने लिख दिया OD। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, PV1 में से PV2 को घटाऊंगा, यानी इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं। जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा करके थोड़ा सा ऊपर वाला भाग मिटा रहा हूं, केवल वापस बना दूंगा मैं इसको और फिर उसको लिखूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास में आ गया PV2 माइनस PV1, यानी कि AB इंटू OD माइनस AB इंटू OA। ठीक है बच्चों, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है आपके पास में AB। ठीक है, ये AB कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास में, बचा OD माइनस OA। ठीक है, OD माइनस OA। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे जो मैंने बनाया था अभी, क्योंकि मैंने बनाया था चित्र उसी के हिसाब से अपन देखेंगे, तो ये O बिंदु था, ये A था, ये B था, ये C था और ये D था। OD यानी इस दूरी में से, इस पूरी दूरी में से अगर आप OA यानी ये दूरी जो मैंने वृत्ताकार बनाई है इसको हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास में, AD बचेगा। यानी आपके पास में आ जाएगा AB इंटू AD। AB इंटू AD क्या हो गया, ये AB हो गया और ये AD, यानी इस भाग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास में, यानी कि इस ग्राफ का क्षेत्रफल आ गया। तो एक तरीके से जो अपन निकाल रहे थे PV2 माइनस V1, वो एक प्रकार से हमारे पास में क्या आया, PV ग्राफ का क्षेत्रफल, PV ग्राफ का क्षेत्रफल। तो अगर आपको कार्य निकालना है तो कार्य निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, PV ग्राफ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। या तो आप PdV वाले सूत्र से गणना कर लो और या फिर आप क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो।